हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको कनाडा पीआर प्रोसेस के बारे में बताया था और उसमें हमने आपको फर्स्ट स्टेप इंक्लूड करके भी दिखाया था कि कैसे हम सीआरएस स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है उसी प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है आइल्स एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो आइल्स एग्ज़ाम होता है वो दो तरीके का होता है। वन इज़ जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम और सेकंड इज़ एकेडमिक। तो जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनको एकेडमिक एग्ज़ाम देना होता है, और जिन लोगों को पीआर पे आना होता है उन लोगों को जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम देना होता है। तो हमने भी जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम दिया था। तो आइल्स आगे जो एग्ज़ाम है वो दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक तो है कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आपका सारा टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, और सेकंड आपका है पेपर बेस्ड, जिसमें आपको खुद ही लिखना होगा पेपर पे। पूरा पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो। तो गाइस, दोनों के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड के फ़ायदे ये हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। एक मंथ में 4-5 बार एग्ज़ाम होता है आइल्स का कंप्यूटर बेस्ड, जबकि पेपर बेस्ड आपका 2 बार ही होता है। और इसकी रिज़ल्ट की फ्रिक्वेंसी भी उस हिसाब से ज़्यादा है कि इसका रिज़ल्ट 5 दिन में आ जाता है, जबकि पेपर बेस्ड का जो रिज़ल्ट है उसको 2 वीक लग जाते हैं आने में। बट गाइस, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप तो ही कंसीडर करिएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पेपर बेस्ड एग्ज़ाम ही दें। और कंप्यूटर बेस्ड का एक और फ़ायदा है जो राइटिंग में आपको दिखाई देता है। राइटिंग में जब भी आप अपना लेटर या ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपको नीचे वर्ड काउंट दिख जाता है, जो कि बहुत मैटर करता है। और पेपर बेस में आपको सारे वर्ड्स अपने खुद ही कैलकुलेट करने पड़ते हैं। और गाइस, पेपर बेस जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी एक फ़ायदा होता है जो हमें महसूस होता है कि वो एक एडवांटेज है। तो जब भी आपका लिसनिंग का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं आपके आंसर्स को ट्रांसफ़र करने में आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो गाइस, ये जो टाइम है, अगर आपको मान लो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो या आपको आंसर में कोई डाउट है, आपको वो चेंज करना है, तो आप इस दौरान वो टाइम में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जो 10 मिनट आपको मिलता है लिसनिंग के एंड में टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स टू द आंसर शीट, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो जैसे स्किप हो गया, यहाँ पे आइल्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, चाहे तुक्का ही सही, बट सारे क्वेश्चंस कवर करें। आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले जाके मॉक टेस्ट दें, आइल्स मॉक टेस्ट दें, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और विद इन व्हाट टाइम फ्रेम यू कैन फिनिश दैट। आपको उस बारे में आइडिया मिल जाएगा। एंड अल्टीमेटली आपको ये पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड, एंड आपको किस जगह पे किस पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मॉक टेस्ट के लिंक डाल देंगे ताकि आप वहाँ पे जाएं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, जो आइल्स एग्ज़ाम है उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ लिसनिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो जो आपका लिसनिंग और रीडिंग होता है उसमें आप 9 आउट ऑफ 9 ईजिली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही है एंड आंसर सही है देन आपको पॉइंट्स मिलेंगे, गलत है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं लिसनिंग पार्ट से। तो जो आपका लिसनिंग का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको 40 क्वेश्चन आते हैं और आपको 30 मिनट्स मिलते हैं उसको आंसर करने के लिए, और 10 मिनट्स आपको मिलते हैं टू ट्रांसफ़र दोज आंसर्स टू द आंसर शीट। तो इसमें आपको एक ऑडियो सुनना होता है, आपको हेडफोन दिए जाएंगे ऑडियो सुनने के लिए, और उस ऑडियो में या तो कन्वर्जेशन होती है किसी दो लोगों के बीच में, या किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और आपको उस कॉन्वर्जेशन को सुन के आपको क्वेश्चन पेपर देखना होता है, और उस जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उसको आंसर करने पड़ते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपके मैप्स होते हैं या डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें किसी बिल्डिंग की डायरेक्शन दे दिया या ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैप्स और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे ज़्यादा इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान दें और इनको बार बार प्रैक्टिस करें, सो दैट जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप इनको अच्छे से सुन पाएँ और अच्छे से आंसर कर पाएँ और कुछ भी स्किप ना हो।
तो गाइज इसमें टिप्स और ट्रिक्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक क्वेश्चन स्किप हो गई आपसे, या आपको लग रहा है कि वो रॉन्ग एंटर कर लिया है आपने, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें और आप तुरंत ही नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करें। सेकंड टिप रहेगा कि स्पेलिंग पे भी ध्यान रखें। स्पेलिंग अगर आपका गलत हो गया तो वो पूरा ही क्वेश्चन रॉन्ग माना जाता है। स्पेलिंग हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, इस पे ध्यान रखें। प्रीपोजिशंस पे ध्यान रखें। एंड गाइस, जब भी आपका लिसनिंग एग्ज़ाम चल रहा होता है तो आपको कुछ सेकंड मिलते हैं आपके क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के लिए। तो एक टिप और ये भी है कि आप जब क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं तो आप कुछ वर्ड्स उन आंसर्स के सामने जहाँ पे आपको आंसर फिल करना है वहाँ पे आप नोट डाउन कर लें, सो दैट जब भी आपको वो आंसर आपकी लिसनिंग में सुनेगा तो आप उसको आपका आंसर आपको फटाफट या जल्दी पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल है रीडिंग का। इसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टाइम फ्रेम है 60 मिनट्स। तो इस पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं: ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन के स्टेटमेंट अगर पैराग्राफ में है, आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रू मार्क करनी है। अगर उसका ऑपोजिट है तो आपको नो मार्क करनी है। अगर वो पैराग्राफ में अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पे आपको नॉट गिवन मार्क करना है। तो फॉल्स एंड नॉट गिवन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आपको ये विद प्रैक्टिस आपको इस चीज़ में काम करनी होगी। तो गाइस, रीडिंग एग्ज़ाम के जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हैं कि इनमें से जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो बाकी क्वेश्चन से थोड़े से इजी होते हैं, तो आप उसमें कम टाइम में उनको जल्दी से कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको फटाफट से कर दो और बाकी का अपना टाइम बाकी के क्वेश्चन में स्पेंड करो। और जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन में जो लिखा है, देन आप अपने पैराग्राफ में जाओ, उस क्वेश्चन को ढूंढो पैराग्राफ में, और फिर से उसका वहाँ पे आप आंसर आपको मिल जाएगा जब भी आप पैराग्राफ पढ़ रहे होगे। और जो हेडिंग एंड पैराग्राफ का सेक्शन है उसमें आप पैराग्राफ को पहले पढ़ें। जब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आप सारे हेडिंग्स को गो थ्रू कर लें और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैराग्राफ के लिए कौन सा हेडिंग आपको सूटेबल लग रहा है और उसको आप चूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ राइटिंग। तो राइटिंग के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें आपको पहले पार्ट में लेटर राइटिंग के लिए बोला जाता है और सेकंड पार्ट में आपको ऐसे राइटिंग के लिए होता है। तो जो सेकंड पार्ट है उसका वेटेज ज़्यादा होता है मार्क्स अटेन करने में, और जो फर्स्ट है उसका कम होता है। आप जनरली लेटर राइटिंग में आपको 20 मिनट स्पेंड करने चाहिए और जो ऐसे राइटिंग है उसमें आपको 40 मिनट स्पेंड करने चाहिए। और ऐसे राइटिंग के लिए आपको मिनिमम 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, और जो लेटर राइटिंग है वो आपको मिनिमम 150 वर्ड्स में लिखना होता है। राइटिंग में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपको डिपेंड करते हैं कि आप अपनी ग्रामर कैसे यूज़ कर रहे हो, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ करने चाहिए, सिंपल सेंटेंस भी यूज़ करने चाहिए और कंपाउंड सेंटेंस भी यूज़ करने चाहिए। और इसमें आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको डिफरेंट वर्ड यूज़ करने चाहिए, सिंपल वर्ड्स आपको कम यूज़ करने चाहिए। और जो भी आप लिख रहे हैं वो विद इन द टॉपिक होना चाहिए। आउट ऑफ द टॉपिक आपको कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आउट ऑफ द टॉपिक लिखते हो तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस, लेटर राइटिंग जो है वो 3 तरह से लेटर राइटिंग हो सकती है। 1 इज़ फॉर्मल, सेकंड इज़ सेमी फॉर्मल और थर्ड इज़ इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है वो आप उन लोगों को लिखते हैं जिन लोगों को आप बिल्कुल भी नहीं जानते और वो किसी अथॉरिटी में होते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग। सेमी फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है जिसमें आप उसको पर्सन को जानते तो हैं, मे बी बाय नेम, लेकिन आपका उससे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसे लेटर लिखते हैं उसको बोलते हैं सेमी फॉर्मल। और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है जब आप किसी अपने नोन या किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं। और लेटर राइटिंग में जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको 3-4 पॉइंट दिए जाते हैं जिसको आपको आंसर करना होता है, अपनी लेटर राइटिंग में इंक्लूड करना होता है बेसिकली। उसमें अगर आप उन 3-4 में से कोई एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आपके पॉइंट्स उसमें कट कर लिए जाएंगे। और अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। तो जो ऐसे राइटिंग है वो भी काफ़ी मल्टीपल टाइप्स की होती है, और उसमें आते हैं आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, ओपिनियन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे और डिस्कशन ऐसे।
तो गाइस जो भी आपका ऐसे का टॉपिक होता है, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही अपनी राइटिंग स्टार्ट करें। और आपका जो ऐसे होता है वो भी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जैसे कि आप अपने ऐसे को 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। और पहले पैराग्राफ में आप अपना जो भी इंट्रोडक्शन है उस स्टोरी से रिलेटेड, और या आपका जो ओपिनियन है आप अपने पहले पैराग्राफ में डाल दें। और उसके बाद आप सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आप उसको अच्छे से डिस्कस करें विद एग्जांपल्स। अगर आप एग्जांपल्स के साथ अपने नंबर्स भी डालेंगे किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो अच्छा ऐसे माना जाएगा। और फोर्थ जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें आप उसको अपने डिस्कशन को या अपने जो भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप अपने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हों तो आप भी अपना वो ऐसे लिख के किसी से रिव्यू करवाएं, सो दैट जिसने पहले एग्जाम दिया हो या जिसको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज हो, सो दैट वो आपका ऐसे रिव्यू कर सकें और आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स दे सकें। जब वो आपको मार्क्स देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ तक स्टैंड करते हैं अपने ऐसी राइटिंग में और आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। राइटिंग मॉड्यूल मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था, तो हमने इसके लिए एक बुक फॉलो करी थी जो किरणप्रीत मक्कड़ जी ने लिखी है। तो हम उस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप भी उस बुक को फॉलो कर सकते हैं और आप अपना ऐसे राइटिंग ईजी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट मॉड्यूल इज स्पीकिंग मॉड्यूल। ये लगभग 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, सेकंड क्यू कार्ड रीडिंग, एंड थर्ड पार्ट इज मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस ऑन द क्यू कार्ड। सो फर्स्ट पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन एंड few follow-up questions on your introduction, like what is your background, where do you live, what do you do, similar questions. तो पार्ट 2 में आता है आपका क्यू कार्ड। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड उसके साथ 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, एंड आपको पेन पेपर भी मिलेगा सो दैट यू कैन राइट योर नोट्स इन दैट। आपको 1 मिनट मिलता है टू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड आपको नॉन स्टॉप 2 मिनट्स बोलने होते हैं उस टॉपिक के ऊपर। एंड ऑल्सो आपको वो जो 3-4 पॉइंट्स रहते हैं कवर करने के लिए, दैट इज मैंडेटरी टू कवर। तो पार्ट 3 में आपको फॉलोअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड ही, जो आपको आंसर करने पड़ते हैं डिटेल में। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको ट्राई करिए कि आप एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर ना करें। उसके लिए आप 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस लें, सो दैट आप एक डिस्क्रिप्टिव आंसर दें। तो गाइस जो आपके स्पीकिंग के मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी बोलने में फ्लुएंसी कैसी है, आपकी ग्रामेटिकल रेंज कितनी है, आप अपने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं और आप कितने एक्यूरेट हैं इन सब चीज़ों को बोलने में। एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस इज अनदर की। राइट। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और अच्छी फ्लुएंसी के साथ बोल देते हैं तो आप स्पीकिंग में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। तो गाइस स्पीकिंग में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जैसे मोस्टली क्यू का टॉपिक जो आता है उसमें जनरली ये लोग डालते हैं कि अ डे टू रिमेंबर, अ जर्नी टू रिमेंबर, अ फन एक्टिविटी दैट यू डिड लास्ट। तो आप इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ याद कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो आंसर है वो सेम हो सकता है। तो आप अपनी एक ऐसी रीसेंट ट्रिप या एक ऐसी रीसेंट एक्टिविटी याद कर लें, सो दैट इन ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाली एक्टिविटी अपनी एक्सप्लेन कर सकें। और अपनी फ्लुएंसी अच्छी करने के लिए आप मिरर स्पीकिंग कर सकते हैं, और आप ट्राई करिए कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें डेली। और हो सकता है तो आप अपने कलीग्स के साथ या जिसके साथ भी आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके साथ आप इंग्लिश में बात करें, सो दैट वो भी आपको जज करे या आपको एनालाइज करे कि आप कहाँ पे सही बोल रहे हैं या कहाँ पे गलत बोल रहे हैं। गाइस आप आइल्स एग्ज़ाम देने के लिए या तो आईडीपी को चूज़ कर सकते हैं या ब्रिटिश काउंसिल को चूज़ कर सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किसको भी चूज़ करना चाहें। इन दोनों के ऑनलाइन पोर्टल हैं जिस पे जाके आप अपना आइल्स का टेस्ट बुक कर सकते हैं, और आपको फिर उस हिसाब से आपको डेट मिल जाएगी। जिस डेट का आप चूज़ करते हैं तो आपको उस दिन जाके टेस्ट देना होता है। हमने अपना टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल से ही दिया था। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ब्रिटिश काउंसिल का लिंक डाल देंगे जहाँ से आप अपना टेस्ट को बुक कर सकते हैं। तो गाइस ये था आपका कि आपको आइल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं कि आइल्स के एग्ज़ाम के दिन क्या होता है। आपको अपना पासपोर्ट साथ में कैरी करके लेके जाना होता है, और आप अपना पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर साथ में लेके जा सकते हैं।
और आपको कुछ भी वॉलेट, घड़ी या मोबाइल फ़ोन आपको अलाउड नहीं होता लेके जाने के लिए। तो जब भी आप एंटर करेंगे, अगर आपके पास ये कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको अलाउड नहीं है, तो वो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद आप वापस भी ले सकते हैं। आपका वहीं पे पासपोर्ट वेरीफाई किया जाएगा और आपका फ़ोटोग्राफ खींचा जाएगा और उसके बाद ही आपको एंटर करने को मिलेगा। तो ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको रिलैक्स रहना है, काम योरसेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट, आपका आइल्स क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स एंड व्हाट टू डू ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। आप होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपकी आइल्स प्रिपरेशन में और कनाडा पीआर प्रोसेस में ये हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like and share and comment down below. Thank you.